गांव का देसी मटन। मधुकर बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत की मार थी कि वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में मटन बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। आओ आओ मटन खाओ, गांव का देसी मटन खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। मधुकर का मटन और कहीं नहीं पाओगे। कि तभी उसके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और उसकी मटन की खुशबू से कहते हैं, बहुत ही बढ़िया मटन बनाया तुमने मधुकर भाई, स्वाद तो बहुत ही लाजवाब आ रहा है इसका। आज मैंने गरम मसालों को हाथों से पीस कर डाला है, इसीलिए इसका स्वाद और भी निखर कर आया है। तो आप बताइए भाई साहब, चावल के साथ लगा दूं या रोटी के साथ? एक काम करो भाई मधुकर, तुम मुझे 4 रोटी के साथ मटन बांध कर दे दो। आज अपने घर जाकर आराम से खाऊंगा, वैसे भी बीवी मायके गई हुई है। मधुकर अब उस ग्राहक को मटन बांध कर दे देता है और इसी तरह सुबह से शाम तक उसकी 5 से 7 प्लेट मटन की बिक जाती है। फिर वो घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी प्रेरणा उससे कहती है, अजी आज तो आप जल्दी ही घर आ गए, आपका मटन जल्दी बिक गया क्या? आज हमारा बेटा विमल शहर से वापस आ रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करके, इसीलिए मैंने सोचा समय से घर आ जाता हूँ ताकि अपने बेटे को घर के अंदर आते हुए देख सकूं। उसे देखकर ही तो मुझे सुकून मिलता है। आखिर आज हमारी सालों की मेहनत रंग लाई और हमारे बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई। अब वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और हमारा अच्छे से ख्याल रखेगा। वो दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तभी विमल घर के अंदर आता है और उसे देख और कहता है, शहर में तो मुझे सब कुछ मिलता था मम्मी पापा, लेकिन बस आप लोगों का प्यार नहीं मिल पाता था। अब मैं आप लोगों को लेकर शहर जाऊंगा और फिर हम लोग साथ में रहेंगे। वहां पर मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी भी मिल गई है। ये बात सुनकर मधुकर निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन और उस गांव से जुड़ी हुई थी। अब उसकी पत्नी प्रेरणा भी उसके चेहरे के भाव देखकर सब कुछ समझ जाती है और बाप बेटे की इस बातचीत को बीच में थामते हुए कहती है, वो सब चीज हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले अभी तो तू आया है यहाँ, कुछ दिन यहीं रहेगा। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरी पसंद का सारा खाना बनाया है। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आता हूँ, उसके बाद हम पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इसके बाद विमल हाथ मुंह धोकर आता है और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। ऐसे ही विमल को शहर से गांव आए पूरा हफ्ता बीत चुका था और विमल ने कहा, बाबा मैं ये कह रहा था कि अब हम इस गांव के घर को बेच देते हैं या किराए पर दे देते हैं। अब आप लोग मेरे साथ जाकर शहर रहेंगे तो इस घर का क्या ही काम है। बेटा विमल, मैं तुमसे यही कहना चाहता था, इस गांव में मेरी जड़ें हैं, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मेरा मटन का व्यापार भी तो यहीं चलता है। पापा आपने अपनी जवानी से वो मटन का व्यापार किया है, गांव का देसी मटन अब बहुत बेच लिया आपने। अब आप आराम कीजिए और मैं आपका ध्यान रखूंगा। बेटा तू हमें अपने साथ रखना चाहता है, हमारे लिए इस सोच से बड़ी सोच कोई नहीं हो सकती, लेकिन हम शहर नहीं जा सकते। शहर हमें रास नहीं आएगा। अगर तू शहर जाकर हमें छोड़कर रहना चाहता है तो वो तेरी मर्जी, और मैं तो तेरे पिताजी को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। विमल को ये बातें सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो अपने माता पिता से किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करता। विमल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव की हवा में ऐसा क्या है कि उसके माता पिता गांव को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। एक दिन जब उसके पिता मधुकर ठेला लेकर गए हुए होते हैं तो विमल फिर अपनी माँ से कहता है, माँ पिताजी के देसी मटन के ठेले में ऐसा क्या है कि पिताजी उस ठेले को छोड़ना नहीं चाहते और न ही इस गांव को? अगर ये सब चीज समझनी है तो तुझे खुद समझनी होगी बेटा। कुछ चीजें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, और तेरे पिताजी का इस गांव और अपने देसी मटन के ठेले से प्यार कुछ ऐसा ही है। ठीक है, मैं बाहर थोड़ी देर टहलने के लिए जा रहा हूँ और पापा से भी मिलकर आऊंगा। अब अपना ध्यान रखना। अब विमल गांव में निकल जाता है। वैसे गांव जैसी शुद्ध हवा कहाँ ही मिलती है, शहर के अंदर तो सिर्फ पॉल्यूशन और भीड़ है। विमल ये बोलकर जैसे ही अपने पिता मधुकर के ठेले के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ जरूरत से ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर पहले तो विमल हैरान हो जाता है और पैसों का भी हिसाब करने लगता है। ये देखकर विमल खुश होते हुए गर्व से कहता है, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपका काम इतना अच्छा चलता है। यहाँ तो बहुत सारे ग्राहक हैं, शहर में भी किसी ठेले पर इतनी भीड़ नहीं होती। मुझे तो इस समझ में नहीं आ रहा कि आप मशहूर क्यों नहीं है। तुझे किसने कहा कि हम मशहूर नहीं है? तेरे पिता के यहाँ ठेला लगाने से पहले ग्राहक आकर लाइन लगा लेते हैं ताकि वो तेरे पिताजी का गांव का देसी मटन खा सके।
और तू कह रहा है कि मैं मशहूर नहीं हूँ। जरूरी नहीं कि मेरा नाम अखबार और टीवी में नहीं आता तो फिर मेरा नाम ही नहीं है। माफ करना पिताजी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ऐसे विमल पैसों का हिसाब करता है और मधुकर के साथ सुबह से शाम तक ठेले पर काम करता है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जहाँ वो एक तरफ ऑफिस में बैठा रहता था और कंप्यूटर में अपनी आंखें घुसाए रखता था, वहीं वो पूरे दिन कई तरह के ग्राहकों से मिलता है, बातचीत करता है और लोगों को जानता है। विमल बेटा, अब समझा तो। इस जगह पर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। यहाँ के लोगों से मुझे एक अपनापन महसूस होता है। और ये गांव का देसी मटन सिर्फ देसी मटन नहीं है, ये इन लोगों और मेरे बीच का रिश्ता है। और मैं ये रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूँ? हाँ पिताजी, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, अब हम इससे बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसे ही मधुकर और विमल पूरा दिन ठेले पर काम करते हैं, जिसके बाद रात को विमल को नींद नहीं आती। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठ जाता है तो चूल्हे पर मधुकर को गांव का देसी मटन पकाते हुए देखता है। उसे ये करते देखकर विमल ने कहा, पिताजी आप तो बिल्कुल देसी तरीके से मटन बनाते हैं, जैसे कोई शेफ मटन बना रहा हो। सच में आपके हाथों में तो बहुत हुनर है। लेकिन मैं जब से शहर से आया हूँ एक भी बार आपके हाथों का देसी मटन तो खाया ही नहीं। मेरे हाथों में हुनर इसलिए है क्योंकि तेरी स्वर्गीय दादी जी ने मुझे ये देसी मटन बनाना सिखाया था और वो इसे घर पर ही बनाती थी। और जब मेरा रोजगार गया और तबीयत खराब रहने लगी तो मैंने इसी को अपना काम बना लिया। फिर तो एक बार मुझे भी खाकर देखना चाहिए आपका ये गांव का देसी मटन। मुझे भी तो पता चले आखिर गांव के लोग इस मटन के पीछे इतना पागल क्यों हैं। बस इतनी सी बात, नेकी और पूछ पूछ। कहते हैं कि अच्छाई की शुरुआत घर से ही करनी चाहिए, तो सबसे पहले तू ही आज मेरा यह देसी मटन खाकर देख। जिसके बाद पूरा परिवार नाश्ते में गांव का देसी मटन चावल और रोटी के साथ खाता है। विमल ने जैसे ही गांव के देसी मटन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो कहने लगा, पिताजी इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो शहरों में भी नहीं मिलता। आप एक काम करिए, गांव के अंदर यह देसी मटन का ठेला लगाना छोड़कर शहर चलिए, मैं आपकी एक दुकान खुलवा दूंगा। लोग इतने प्यार से इस देसी मटन का स्वाद नहीं खाएंगे बेटा, जितना ये गांव के लोग खाते हैं। और वैसे भी पैसा कमाने के लिए तो तू है, मैं तो सिर्फ लोगों में खुशियां कमाना चाहता हूँ। पिताजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे ही अब विमल के शहर जाने का समय आता है और वो शहर चला जाता है। पूरे घर में फिर से सूनापन छा जाता है। प्रेरणा पूरे घर में अकेले रहा करती और मधुकर अपना ठेला लगाने के लिए रोज चला जाया करता। लेकिन शाम के समय जैसे ही मधुकर घर आता है तो वो देखता है कि विमल घर में बैठा हुआ था और कहता है, पिताजी आपके गांव का थोड़ा सा देसी मटन बचा है या नहीं? मेरा तो आज मटन खाने का बड़ा मन कर रहा था और माँ से कहा था कि पिताजी देसी मटन लेकर आएंगे, हम वही खाएंगे। पहले तो मधुकर अपने बेटे को शहर से वापस आया हुआ देखकर हैरान होता है और उसके बाद विमल अपनी बात को पूरा बोलता है। मैंने सोचा पिताजी की जब मेरे पिताजी के हाथों में इतना अच्छा हुनर है और गांव में उनके देसी मटन की इतनी अच्छी मांग है तो मैं शहर में जाकर कंप्यूटर में आके क्यों गलाऊं। इसीलिए मैंने कुछ सेविंग शहर में की थी, मैं बस वही लेने गया था। अब हम गांव में एक छोटी सी दुकान डालेंगे ताकि आपको धूप बारिश में ठेले पर खड़े होकर गांव का देसी मटन न बेचना पड़े और वहां पर हम दोनों बाप बेटे मिलकर गांव का देसी मटन बेचेंगे। ये बात सुनकर मधुकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब विमल अपने पास जमा किए हुए कुछ पैसों से मधुकर के गांव में एक छोटी सी दुकान खुलवा देता है जहां पर वो गांव का देसी मटन बेचा करते हैं। कल ही दिए थे तुझे पूरे 500 रुपए, कहाँ गए? कहाँ जाएंगे, लाला को दे दिए मैंने। पूरे 2000 रुपए का उधार चल रहा है। 500 रुपए दिए तब जाकर दाल और चावल दिए उसने कल। रहने दे, तुझे पैसे खर्च करने की अकल ही नहीं है। अब से तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, फिर अब की बार लाला से राशन तुम ही लेकर आओगे। घर में एक मसाला नहीं है, न धनिया है न हल्दी, बताओ कैसे बनाऊं खाना। अफ़ो, इस औरत का तो रोना ही कभी खत्म नहीं होता भाई। ये कहकर कमल गुस्से से बाहर चला गया और उसकी पत्नी नंदिनी रोने लगी। नंदिनी बहुत ही गरीब परिवार से आई थी। उसके पिता एक छोटे कुम्हार थे। उन्होंने कमल से उसकी शादी करा दी थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम सोनू था। शादी के बाद कुछ वक्त तक तो कमल बड़ा अच्छा और मेहनती था। नंदिनी घर पर रहकर मटके और सुराही बनाती और कमल दिन भर उन्हें बेचता। लेकिन कुछ वक्त बाद ही कमल को शराब की लत लग गई और फिर वो एक नंबर का शराबी और आलसी बन गया। वो जितने पैसे कमाता सब के सब शराब में उड़ाने लगा। धीरे धीरे सारी बचत खत्म हो गई
और कर्जा चढ़ने लगा। हालत ये हो गई कि अब तो राशन तक के लाले पड़ने लगे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में रोज लड़ाई होने लगी और उस दिन भी कमल हर बार की तरह नंदिनी से लड़कर बाहर चला गया। उधर अपनी माँ को रोते हुए देखकर सोनू ने उसके आंसू पोंछे। माँ, आप फिक्र मत करो, मुझे अभी भूख नहीं लगी। अच्छा, सुबह से खाया ही क्या है तूने जो तुझे भूख नहीं लगी? चल मैं तेरे लिए बिना मसाले की सादी खिचड़ी बना देती हूँ। इसके बाद नंदिनी ने सबके लिए खिचड़ी बनाई। उसने सोनू को खिचड़ी दी और वो अपने पति कमल का इंतजार करने लगी ताकि वो दोनों साथ में खाना खा सके। लेकिन दोपहर से रात हो गई, कमल लौट कर नहीं आया। और फिर माँ, लगता है पापा ने फिर से शराब पी ली है। आप खाना खा लो। हाँ मेरे लाल, तू सोचा मैं खा लूंगी। नंदिनी कमल के इंतजार में भूखी ही सो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिवाली नजदीक थी। नंदिनी ने कमल से छिपकर खुद मिट्टी के बर्तन बेचने शुरू कर दिए और इसी से कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे उसने। और फिर जब एक दिन वो पैसे गिन रही थी तब, माँ, आप इन पैसों से क्या करोगी? बेटा, धनतेरस पर एक अच्छी सी कढ़ाई लेकर आऊंगी, फिर तुझे बढ़िया पूड़ी और सब्जी खिलाऊंगी। वो पुरानी वाली कढ़ाई टूट गई है ना। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा माँ, पापा आए थे क्या? नहीं, वो नहीं आए। चल तू जा खेलने, मैं कुछ बनाती हूँ तेरे लिए। और फिर धनतेरस का दिन भी आ गया। उस दिन नंदिनी ने बाजार से नई कढ़ाई खरीदी। उसने सोचा कि अब दिवाली पर वो नई कढ़ाई में बढ़िया खाना बनाएगी। लेकिन उसी रात जब सोनू और नंदिनी सो रहे थे तभी उसे रसोई से कुछ आवाज आई। उसने उठकर देखा तो उसे कमल जाता हुआ दिखाई दिया। उसने कमल को बहुत आवाज दी लेकिन वो नहीं रुका। तभी नंदिनी की नजर रसोई पर पड़ी जहां एक भी बर्तन नहीं था, ना ही नई कढ़ाई और ना ही पुराने बर्तन। कमल ने एक चम्मच तक नहीं छोड़ी थी। नंदिनी ये देखकर सिर पकड़कर रोने लगी। उसने जाते हुए कमल की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाई, भाड़ में जाओ तुम, ले जाओ सब कुछ और फिर कभी लौट कर मत आना। अपनी माँ को चीखते हुए सुनकर सोनू उठ गया। खाली रसोई देखकर वो भी सब कुछ समझ गया। फिर अगले दिन, क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? घर में एक भी बर्तन नहीं है बेटा, मैं कैसे खाना बनाऊं? इस मिट्टी के मटके में बनाओ माँ, देखना बहुत अच्छा बनेगा। सोनू की समझदारी देखकर नंदिनी ने उसका माथा चूम लिया। उसने सबसे पहले मटके में चावल उबाले। वो दाल बनाने जा रही थी कि तभी वहां एक औरत आ गई। अरे नंदिनी, क्या कर रही हो? अरे दिशा दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। वो क्या है ना, मुझे इनके साथ अचानक कहीं निकलना पड़ रहा है और ये सुबह सुबह ही पूरा 1 किलो चिकन लेकर आ गए और मैं लौटूंगी 3 दिन बाद। तब तक तो ये चिकन खराब हो जाएगा, इसीलिए ये लो, आप पका लो इसे। अब ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन दिशा जाते हुए उसे ढेर सारा चिकन दे गई। चिकन तो नंदिनी के हाथों में था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बनाए कैसे। तभी सोनू फिर से बोला, क्या सोच रही हो माँ? बेटा, चिकन तो आ गया लेकिन बनाऊं किसमें? चावल निकालकर उसी मटके में बनाओ माँ, मजा आ जाएगा। पहली बार मटका चिकन खाकर। ये कर तो सकते हैं। और फिर उसने उसी मटके में चिकन बनाना शुरू किया। बहुत दिन बाद वो चिकन बना रही थी और मटके में तो पहली बार। जब चिकन बनकर तैयार हुआ तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। नंदिनी ने सोनू को चावल के साथ चिकन दिया और फिर पहला निवाला खाते ही, माँ, क्या कमाल का चिकन बनाया है आपने। अब आप मटके बनाना छोड़ो और ऐसा ही मटका चिकन चावल बनाना शुरू कर दो। आप चाहो तो मेरी गुल्लक भी तोड़ दो, हम मिलकर एक ठेला लगाएंगे जिसमें आप मटका चिकन चावल बनाकर बेचना। कसम से माँ, पूरा गांव आएगा खाने के लिए। सोनू उंगलियां चाट चाट कर चिकन चावल खा रहा था। ये देखकर नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी वो कुछ सोच कर उठी और वहां से सीधा गांव के सुनार के पास पहुंची। उसने अपना मंगलसूत्र सुनार के पास गिरवी रख दिया और उससे मिले पैसों से कुछ बर्तन खरीद लाई। इसी तरह शुरू हो गया उनका मटका चिकन चावल का ठेला। सोनू काम में अपनी माँ की पूरी मदद कर रहा था। शाम तक नंदिनी की लागत के साथ साथ अच्छा खासा मुनाफा भी उसके हाथों में था। सोनू एकदम सही था। गांव के लोगों को मटके में बना चिकन और चावल बहुत पसंद आए। अरे वाह सोनू, हमने तो पहले ही दिन अच्छी खासी कमाई कर ली। चल जल्दी चल, अब कल के लिए तैयारी करेंगे। बीतते वक्त के साथ उनकी तरक्की बढ़ती ही गई। अब नंदिनी की मटका चिकन चावल की बड़ी सी दुकान थी और दुकान के ऊपर ही एक शानदार घर। सोनू बड़ा हो गया था। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी वहां एक अधेड़ आदमी आया जिसने एक फटा पुराना कंबल लपेटा हुआ था। वो कमल था। उसने सोनू को देखते ही आवाज लगाई, सोनू, मेरे बच्चे।
पापा, आप कैसे हो आप? मैं ठीक नहीं हूं बेटा, लेकिन तू कितना बड़ा हो गया है तू। मैं गया था घर, पर पता चला कि तुम लोग वहां से चले गए हो। तू यहां इस दुकान में काम करता है क्या? नहीं पापा, ये मटका चिकन चावल की मशहूर दुकान हमारी है, और ऊपर हमारा घर। माँ अभी बाहर गई हुई है, मैं उन्हें लेने ही जा रहा हूं। पर आप ऐसे मत जाना, दुकान से चिकन चावल खाकर ही जाना, और हाँ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। सोनू की बातों से कमल को समझ आ गया था कि अब उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नंदिनी और सोनू उसके बिना जीना भी सीख गए थे। चटपटी बिरयानी खाने वाला ससुराल। रिया की शादी मोहित से हुई थी। रिया और मोहित ने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था, और रिया के ससुर केशव गांव के बाजार में बैंगन का ठेला लगाया करते थे। एक दिन केशव जब शाम को ठेला बंद करके घर आता है तो अपनी बहू रिया से कहता है, रिया बहू, मैं कुछ दिनों के लिए गांव रहने के लिए जा रहा हूँ। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है और उसे मेरी बहुत याद आ रही है। शकुंतला को अपने साथ नहीं लेकर जा रहा क्योंकि सफर करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और रजनी तुम्हारे घर के कामों में मदद करवा ही देती है, तो तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, आप इस घर की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, पर आप भी वहां पर अपने खाने पीने का ध्यान रखना, और हाँ, अपनी दवाइयां ले जाना मत भूलना। हाँ बहू, मैंने तत्काल में टिकट करवा ली है, लेकिन मेरे पास ये 5 किलो बैंगन बच गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि इन बैंगन का क्या करूं। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं पिताजी? जब आप इतने सारे बैंगन छोड़कर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं इन बैंगन का कुछ न कुछ तो जरूर बनाऊंगी। दोनों ससुर और बहू आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां पर शकुंतला आती है और कहती है, बहू, आलू बैंगन मत बनाना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बाकी तू बैंगन से कुछ और बना सकती है तो वो बना ले। और बहू, मैं कल जा रहा हूँ, इसीलिए रात का खाना खाकर जाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं बैंगन का भरता बना लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, बैंगन के भरते से मुझे गैस बन जाती है, इसीलिए बैंगन का भरता मत बना। इस तरह अब उसके सास ससुर ये बोलकर चले जाते हैं, तो वहीं रिया को समझ में नहीं आता कि वो क्या बनाए, क्योंकि वो आलू बैंगन की सब्जी उसकी सास को नहीं खानी थी और बैंगन के भरते से ससुर को गैस बन जाती। अब रिया बैंगन की तरफ देखकर खुद से कहती है, अब मैं इन बैंगनों का क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, यूट्यूब से देख लेती हूँ, क्या पता वहां कुछ नया मिल जाए। अब रिया यूट्यूब चेक करती है तो उसे बैंगन बिरयानी नजर आती है, जिसे देखकर उसने कहा, हाँ ये बढ़िया है, सब लोगों के लिए बैंगन की बिरयानी बना देती हूँ। वो थोड़ी चटपटी और स्पाइसी भी होगी और रात के समय में खाने में हल्की भी होगी। अब रिया तुरंत ही यूट्यूब ओपन करके बैंगन की बिरयानी बना देती है और सभी लोगों के लिए खाने को लगा देती है। पूरा परिवार साथ में बैठकर बैंगन बिरयानी खा रहा था। तभी रिया की ननद रजनी ने कहा, वाह भाभी, ये बिरयानी तो बहुत टेस्टी लग रही है, इसे खाकर तो मजा आ गया। इसमें बैंगन है, पता ही नहीं चल रहा। बहू, तू तो अब रोज मेरे लिए ये बिरयानी बना दिया कर, इससे पेट भी भरा रहेगा और स्वाद भी पूरा होगा, क्योंकि नॉर्मल चावल और बिरयानी खाकर वो स्वाद नहीं आता जो बैंगन की बिरयानी में है। इस तरह सब लोगों के मुंह से अपनी तारीफें सुनने के बाद रिया बहुत खुश हो जाती है। जहां सभी रिया की तारीफ कर रहे थे, तभी बीच में उसका ससुर केशव कहता है, बहू, मेरी कल सुबह की 9 बजे की ट्रेन है, इसीलिए मैं खाना पैक करके ले जाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए ये बैंगन की बिरयानी बना देती तो। पिताजी, वैसे तो बिरयानी खत्म हो चुकी है, पर कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सुबह सुबह बैंगन की बिरयानी बना दूंगी। और अगर सभी को कल बिरयानी खानी है तो मैं सभी के लिए बैंगन की बिरयानी बना दूंगी, वरना सिर्फ आपके लिए बना दूंगी। अरे बहू, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, वैसे भी रोटियां पचाने में अब बूढ़े शरीर को दिक्कत होती है, इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि बैंगन की बिरयानी ही खा लिया करूं। इससे पाचन भी अच्छे से हो जाएगा और स्वाद भी बना रहेगा। और भाभी, मैं आपके साथ रसोई में खड़ी हो जाऊंगी, आप मुझे सिखा देना कि बिरयानी बनाते कैसे हैं, ताकि कभी आप बिजी हो तो मैं भी बिरयानी बना सकूं। रजनी की इस बात को सुनकर रिया ने अपने मन में कहा, ननद जी, आपको मैं बिरयानी बनाना सिखा तो दूं, लेकिन अगर आपने बिरयानी बनानी सीख ली तो कल को मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आपको ही अपने सर पर चढ़ा कर रखेंगे। वैसे भी ये रेसिपी मैंने सर्च की है, इसलिए रेसिपी मैं किसी को नहीं दूंगी। क्या ननद जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है,
मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी बिरयानी तो बनानी है, इसलिए ज्यादा काम नहीं, मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। आप बस अपनी पढ़ाई और बाकी चीजों पर ध्यान दो। आई लव यू सो मच भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, मेरे बारे में कितना सोचती हो। भगवान आप जैसी भाभी सभी को दे। रजनी की बात सुनकर रिया सिर्फ मुस्कुराती है, क्योंकि जानबूझकर रिया अपनी ननद को बैंगन की बिरयानी बनाने की रेसिपी नहीं देती। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने वो रेसिपी अपनी ननद को बता दी तो उसका प्यार और तारीफ सब कुछ उसकी ननद छीन कर ले जाएगी। खैर, अब अगले दिन रिया सुबह जल्दी सोकर उठती है और अपने ससुर के लिए बिरयानी बनाकर उसे पैक करके अपने ससुर को दे देती है। कुछ देर बाद उसका ससुर भी वहां से चला जाता है। देखते ही देखते सुबह से रात हो जाती है। अब रात के समय रिया आलू गोभी काट रही थी। तभी शकुंतला रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू क्या बना रही हो आज? माँ जी, आज रात को आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि आलू गोभी की सब्जी के साथ थोड़ी सी रोटी और चावल बना। बहू, चावल उबालने की जगह मेरे लिए थोड़ी सी बैंगन की बिरयानी बना दे। वैसे भी बैंगन जल्दी खराब हो जाते हैं। अब तुझे तो पता ही है कि तेरे ससुर जी बैंगन छोड़कर गए हैं, इसीलिए मैं तो कहती हूँ बैंगन खराब हो उससे पहले बैंगन बनाकर खत्म कर दे। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। इस तरह रिया अपनी सास की बात सुनकर बैंगन की बिरयानी बनाने के साथ साथ आलू गोभी की सब्जी भी बनाकर रखती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रिया के ससुराल वाले आए दिन बैंगन की बिरयानी खाया करते। लेकिन बैंगन की बिरयानी रोज रोज खाकर अब रिया काफी परेशान हो चुकी थी, जिसे देख रिया खुद से कहती है, अरे हद होती है भला, इतनी बैंगन की बिरयानी कोई कैसे खा सकता है। मैंने तो गलती कर दी अपने ससुराल वालों को बैंगन की बिरयानी खिलाकर, क्योंकि मेरा ससुराल अब कोई मामूली ससुराल नहीं बल्कि बैंगन की बिरयानी खाने वाला ससुराल बन चुका है। अरे मैं परेशान हो चुकी हूँ बैंगन की बिरयानी बना बनाकर और इन्हें खिला खिलाकर। एक काम करती हूँ, इन लोगों से एक बार बात करके देखती हूँ। अब बैंगन की बिरयानी खाने का मन नहीं करता और ना ही बनाने का। मैं तो कहती हूँ आज हमें कुछ नई चीज ट्राई करनी चाहिए। नहीं बहू, हमें तो बैंगन की बिरयानी ही पसंद है, हम तो बैंगन की बिरयानी ही खाएंगे। शकुंतला रिया की एक बात नहीं सुनती और बेचारी रिया इस तरह बैंगन की बिरयानी बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाया करती। ऐसे ही एक दिन रिया अपने पति से बिरयानी ना खाने की बात करती है, जिस पर मोहित कहता है, अरे रिया, तुम्हें भी तो बैंगन बिरयानी में कम समय लगता है, तो तुम्हें बैंगन बिरयानी बनाने में दिक्कत क्या है? हम लोगों को बैंगन की बिरयानी खाना अच्छा लगता है, इसीलिए हम तुमसे रोज बैंगन की बिरयानी बनवाते हैं। जहां मोहित ये सब बोल ही रहा होता है कि इतने में वहां रजनी और शकुंतला भी आ जाती हैं और उन दोनों की बातें सुन वो दोनों कहती हैं, हाँ भाभी, और मैंने तो आपको कहा ही था कि मुझे बैंगन की बिरयानी बनाना सिखा दो, लेकिन आपने मुझे सिखाया नहीं। वैसे सच कहूँ तो बैंगन की बिरयानी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान लगती है। और बहू, मेरी उम्र 55 साल की हो चुकी है, जिस कारण ना तो मुझसे रोटियां तोड़ी जाती हैं और ना ही बचाई जाती हैं। अरे इस बुढ़ापे में बैंगन की बिरयानी खाकर थोड़ा सा जो स्वाद मिल रहा है उसमें भी तू नखरे कर रही है। रिया उन सब की बातें सुनकर अब परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ना तो वो बिरयानी खाना चाहती थी और ना ही बनाना चाहती थी। लेकिन उसके परिवार वाले सिर्फ बैंगन की बिरयानी ही मांगते। अब क्या था, और बैंगन की बिरयानी बनाने के दौरान वो खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्च डाल देती है। अब थोड़ी देर बाद जब सभी लोग बैंगन की बिरयानी खाते हैं तो, हाय दैया, अरे बहू, तूने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है? हमसे बता दो कि बैंगन की बिरयानी में इतनी मिर्च कौन डालता है? हाय हाय, मेरी तो जुबानी जलकर खाक हो गई। कहा माँ, अरे तीखी तीखी चीजें तो अच्छी लगती हैं, वैसे भी भाभी ने हल्की सी तो मिर्च डाली है। भाभी, अब आप बैंगन की बिरयानी इसी तरह चटपटी बनाया करो। रजनी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अगर रोज रोज इस तरह तीखा खाएगी तो पता भी है कितनी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं तो बैंगन की बिरयानी खाने से रहा। देखो रिया, तुम मेरे लिए और कुछ बना दिया करना, लेकिन ये बैंगन की बिरयानी मत बनाया करो। इस तरह शकुंतला और मोहित की अकल तो ठिकाने आ जाती है। लेकिन अब रिया का टारगेट उसकी ननद थी, क्योंकि उसको तीखा भी बहुत पसंद था और बिरयानी भी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रिया रजनी को डराते हुए कहती है, ननद जी, बैंगन गर्म होता है, अगर तुम रोज रोज बैंगन की बिरयानी खाओगी तो तुम्हारे चेहरे पर मुहासे आ जाएंगे और तुम मोटी भी हो जाओगी, पेट में जलन होगी और वो चेहरा अलग खराब होगा। वो देखो, मैं तो कहती हूँ कि अभी तुम्हारी शादी होनी बाकी है, अपनी सुंदर चेहरे पर क्यों इतनी परेशानियां लेकर घूमना चाहती हो तुम? कहते हैं लड़कियों को अपने चेहरे से काफी प्यार होता है, और ऐसा ही रजनी के साथ था।
रजनी भी खुद के शरीर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अब वो अपनी भाभी की बात में आ जाती है और वो बैंगन की बिरयानी खाने से मना कर देती है। इस तरह अब रिया का बैंगन की बिरयानी खाने वाला ससुराल एक आम ससुराल बन जाता है और अब उसके घर में बहुत ही कम बैंगन की बिरयानी बनती। पकौड़े खाइए, गर्मा गर्म बैंगन के पकौड़े, एक बार खाओगे बार बार आओगे। सलोनी बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसके हाथों के बने बैंगन के पकौड़ों में बड़ा ही स्वाद था। वाह बहन, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। बड़े मजेदार हैं ये बैंगन के पकौड़े। हाँ, शुक्रिया भैया, अपने आंगन में लगी क्यारी से ताजा ताजा तोड़कर लाती हूँ बैंगन। सलोनी के पकौड़े दूर दूर तक फेमस थे। लोग दूर गांव से उसके पास पकौड़े खाने आते थे। सलोनी का पति महेश बीमार रहता था, जिस कारण वो कोई काम नहीं कर पाता था। पहले वो ठेला महेश ही लगाता था, लेकिन उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से सलोनी ने पकौड़े बनाकर बेचना शुरू किए तो उसके पास कई लोगों की भीड़ लगी रहती। सलोनी के साथ उसका 10 साल का बेटा भी अपनी माँ की ठेले पर मदद करता था। एक रोज घर पर सारी कमाई इनके इलाज में खर्च हो जाती है और बाकी घर खर्च में कुछ बचत हो ही नहीं पाती। मैं ही बोझ हूँ तुम सब पर। ऐसा क्यों बोलते हो जी, मैंने ऐसा कब कहा? एक रोज सलोनी ने देखा कि उसके ठेले के सामने एक दूसरे पकौड़े वाले ने ठेला लगा लिया है। वो तरह तरह के पकौड़े बनाकर बेचता था। वो पकौड़े वाला बड़ा ही चालाक था। उसने सस्ते पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। आलू प्याज गोभी के सस्ते सस्ते पकौड़े ले लो। अरे वाह, सस्ते पकौड़े। चलो चलो, आज उसी के पकौड़े खाते हैं। अपने ग्राहकों को दूसरे ठेले पर जाता देख सलोनी परेशान हो जाती है। वो ठेले वाला अब हर रोज सस्ते पकौड़े बनाकर बेचने लगा, जिससे सलोनी के ग्राहक उसके ठेले पर जाने लगे। सलोनी की कमाई काफी कम हो गई। रोहन बेटा, सब ग्राहक तो सामने वाले ठेले पर ही खाने जा रहे हैं, हमारे पकौड़े खाने तो कोई नहीं आता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ माँ, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ बिरजू अब बहुत खुश था। उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। वाह वाह, अच्छी कमाई होने लगी है। लेकिन मेरी आधी बचत तो महंगी महंगी सब्जियां खरीदने में चली जाती हैं। तो क्यों ना मैं अब ग्राहकों को सस्ती और बासी सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचूं। वैसे भी अब तो मेरे ग्राहक बंध गए हैं। गर्मा गर्म पकौड़े होने के कारण वैसे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन बिरजू बाजार गया और सस्ती सब्जियां खरीदकर उनके पकौड़े बनाकर बेचने लगा। सस्ते और गर्मा गर्म मजेदार पकौड़े खा लो, 10 रुपए की 250 ग्राम पकौड़े। तभी उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से कुछ लड़के बियर की बोतल लेकर उतरते हैं। अरे ओ, गर्मा गर्म बैंगन के पकौड़े बना दे। जी जी मालिक, अभी बनाता हूँ। पकौड़े लेकर बियर के साथ अपनी गाड़ी के ऊपर रखकर खाने लगते हैं। ये देख सलोनी उनके पास आकर बोली, भाई साहब, यहाँ दारू मत पीजिए। मैं एक महिला हूँ और दारू के कारण कोई ग्राहक नहीं आएगा। अबे ये रोड तेरे बाप की है क्या है? और वैसे भी तेरे ठेले पर तो कोई भी नहीं है। हम तो इस पकौड़े वाले के यहाँ खड़े हैं, तो तेरी क्यों जलती है रे? और अगर तुझे कोई दिक्कत है तो अपना ठेला यहाँ से हटा ले, समझी? तभी बिरजू भी आग में घी डालने का काम करता है। हाँ ठीक कहा साहब। अब वो लड़के हर रोज वहाँ आकर पकौड़े खाते और शराब पीते। ये देख अब सलोनी के पास बचे कुछ ग्राहकों ने भी आना बंद कर दिए। सलोनी अब बहुत परेशान रहने लगी। फिर उसके बेटे ने कहा, माँ लगता है ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, हमें पुलिस को बताना होगा। तू ठीक कहता है बेटा। सलोनी ने पुलिस वाले को बुलाया, लेकिन वो उल्टा उसी पर चिल्लाने लगे। तुम लोगों को यहाँ ठेला लगाने की अनुमति किसने दी है? साहब, आपके रहते हमें किस चीज की परेशानी है? जरा रुकिए, मैं अभी आया। बिरजू बहुत चालाक था। वो झट से गर्मा गर्म पकौड़े और कुछ रुपए लाया और उस पुलिस वाले को दे दिए। पुलिस वाले ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ममता के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था और उसे जल्दी वहां से ठेला हटाने की धमकी देकर चला गया। अब सलोनी दिन रात परेशान रहने लगी। एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा, ऊपर से ही पुलिस वाला इनकी दवाइयां भी नहीं ला पा रही और खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा है। लेकिन सड़ी गली सब्जियों के पकौड़े खाकर ग्राहक बिरजू के पास शिकायत लेकर आने लगे। अरे तुम्हारे पकौड़े खाकर तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई। कल से पेट में बहुत दर्द है। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा बे। तुम्हारे सस्ते पकौड़े तो हमें बड़े महंगे पड़ गए बे। और मेरी बेटी तो बीमारी हो गई, अब वो अस्पताल में भर्ती है। ग्राहकों ने गुस्से में उसके ठेले को तोड़ना शुरू कर दिया। ये देख सलोनी ने सबको रोकने की कोशिश की। रुक जाइए, इन्हें एक मौका और दीजिए। जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इसमें इसकी क्या गलती है? आप लोगों को ही तो सस्ते पकौड़े खाने थे, कम दाम में ऐसी ही चीज मिलेगी। ये सुनकर सभी ग्राहक शांत हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं।
फिर सलोनी अपने बेटे के साथ उसके ठेले को उठाती है और दोनों उसका सारा सामान ठेले पर रख देते हैं। ये देख बिरजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सलोनी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन तुमने मेरी फिर भी मदद की। अब से हम दोनों अलग अलग ठेला नहीं बल्कि एक ही ठेला लगाएंगे, जिसमें हम ताजे ताजे बैंगन के पकौड़े के साथ साथ हर तरह के ताजी सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचेंगे। जैसा आपको ठीक लगे भाई साहब। उस दिन के बाद से दोनों ने एक ही ठेला लगाया, जिससे उनके पास खूब ग्राहक आने लगे। फिर सारे दिन में जो भी कमाई होती उसे वो आधी आधी बांट लेते। एक रोज वही तीनों शराबी लड़के वहाँ आए और पकौड़े मांगने लगे। यहाँ शराब पीना मना भैया, आप कहीं और जाकर ये सब करिए, नहीं तो आपको पकौड़े नहीं मिलेंगे। बिरजू पर हाथ उठाना शुरू ही किया था कि तभी सलोनी और रोहन भी डंडा लेकर वहाँ आए। एक डंडा उन्होंने बिरजू के हाथ में दिया। फिर तीनों ने उन लड़कों की खूब पिटाई की, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए और फिर कभी वहाँ नजर नहीं आए।